नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका शंखनाद में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने का ऐलान कर दिया, मगर किसानों में अविश्वास की भावना इतनी भरी हुई है कि किसान मानने को तैयार नहीं। अब किसानों के इस अविश्वास पर मुहर लगा दी है बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज ने। साक्षी महाराज ने एक बार फिर से विवादित बयान दे दिया। साक्षी महाराज ने कहा है कि कानून तो बनते बिगड़ते रहते हैं। उनके इस बयान के बाद अब राजनीति गर्मा गई। हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। भले ही बड़े मन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानून वापस ले लिए हों, भले ही बड़े मन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को स्वीकार कर लिया हो कि कुछ किसानों को वो कानून नहीं समझा पाए, भले ही विशाल मन से पीएम मोदी ने क्षमा मांग ली हो, लेकिन बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का इस विशाल मन से कुछ भी लेना देना नहीं है। उनका तो ये मानना है कि कृषि कानून वापस करके पीएम मोदी ने किसान आंदोलन पर चोट की है, क्योंकि उनके आंदोलन में खालिस्तानी नारे लगते हैं, पाकिस्तानी नारे लगते हैं। मंच पर अगर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, राष्ट्र की सेहत के लिए ठीक नहीं है। अगर उस गठजोड़ को अपने तरीके से मोदी जी तोड़ने का काम किया है तो इसको स्वीकार किया है। मुझे लगता है मोदी ने राष्ट्र का सम्मान किया। तो साक्षी महाराज का बयान पीएम मोदी के बयान का विरोधाभास बनता है, क्योंकि बीजेपी बताती है कि पीएम को किसानों की चिंता है, इसीलिए उन्होंने किसान बिल वापस ले लिया। मगर साक्षी महाराज का मानना है कि यह खालिस्तानी और पाकिस्तानी गठजोड़ को खत्म करने के लिए मारा गया हथौड़ा है। और अपनी बात को साबित करने के लिए साक्षी महाराज आगे बेतकल्लुफी से कहते हैं कि कानून का क्या है, वो तो बनते बिगड़ते रहते हैं। तो मोदी जी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रथम राष्ट्र है, राष्ट्र सर्वोपरि है। बिल तो बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, वापस आ जाएंगे, दोबारा बन जाएंगे, कोई देर नहीं लगती है। लेकिन मैं तो मोदी जी का हृदय से धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने बहुत बड़े मन का, बड़े दिल का परिचय दिया कि उन्होंने बिल और राष्ट्र में से राष्ट्र को चुना। और जिन लोगों के गलत मंसूबे थे, जो मंचों से नारे लगा रहे थे खालिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, मुझे लगता है उसके ऊपर एक अच्छा प्रहार किया है। पता नहीं साक्षी महाराज ने क्या सोचकर ये कहा, लेकिन सच्चाई यही है कि साक्षी महाराज जैसे नेताओं के बयानों से ही किसानों के अंदर अविश्वास की भावना पनपी है। और किसानों की तरफ से शायद इसीलिए कहा जा रहा है कि जब तक संसद से कानून रद्द नहीं किया जा रहा और किसानों की बातें नहीं मानी जा रही, तब तक आंदोलन चलता रहेगा। तो 1 साल तक लोग यहाँ रहे, उनकी शहादतें हुई, मुकदमे दर्ज हुए, तो 1 साल का जो भी घटनाक्रम हुआ, जितने दिन भी लेट हुए, पेनल्टी सिस्टम क्या होता है? अच्छा, यानी सब हिसाब बराबर होगा? बराबर होगा, जब अभी तो जाएंगे। किन किन मुद्दों पर हिसाब मांग रहे हैं? एमएसपी गारंटी कानून, ये 10 साल पहला हिसाब है, नरेंद्र मोदी का ही हिसाब है, अपना हिसाब थे। जो अपना ड्राफ्ट 2011 में इन्होंने जमा किया था जब भारत सरकार में, उस फाइल को निकाल ले, पीएमओ में फाइल रखी हुई होगी, उसको लागू कर दे। बीजेपी के सांसद ही अगर कहेंगे कि कानूनों का क्या है, वो तो बिगड़ते बनते रहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि अविश्वास की भावना तो पैदा होगी ही। लेकिन साक्षी महाराज के बयान ने बीजेपी के विरोधियों की आवाज में बुलंदी ला दी है। वो वैसे ही कह रहे हैं कि वाकई पीएम को ऑर्डिनेंस लाकर कानून को खत्म करना चाहिए ताकि भरोसा बना रहे। ये बात सही है। अगर वो कह रहे हैं तो बीजेपी ऐसी पार्टी है कि कोई भी मंत्री या उनके एमपी आउट ऑफ द लाइन नहीं बोल सकता है। तो जाहिर है इस तरह के अगर बयान दे रहे हैं तो या तो उनको प्रधानमंत्री की इजाजत है या फिर किसानों को कंफ्यूज करने का ये इनकी एक मंसूबा बना रहे हैं। तो मेरा कहना है कि जब प्रधानमंत्री ने माफी चाही, इस बात का कहा कि गलती हुई और कानून को वापस ले रहे हैं,
तो इन तमाम शुकूक और शुबहात को दूर करने के लिए बेहद जरूरी है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी फौरन एक ऑर्डिनेंस जारी कर दें और इन कानूनों को, तीनों कानूनों को वापस ले लें। राजस्थान के गवर्नर भी कहते हैं कि किसानों के हित में था कानून, लेकिन सरकार किसानों को समझा नहीं पाई तो कानून रद्द करना पड़ा। जो तीनों किसानों संबंधित कानून बनाया था, बहुत सोच विचार करके बनाया था, किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए। उसके सकारात्मक पक्ष के बारे में किसानों को समझाने का प्रयास भी किया, लेकिन किसानों की तरफ से लगातार आंदोलन और यह कानून वापस जाए, लिया जाए, मांग की जाती रही और शासन की तरफ से समझाया नहीं जा सका उनको। अंत में इन्होंने ये निर्णय लिया कि इस कानून को वापस लेना चाहिए और बड़े आंदोलन को समाप्त करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि बड़ी सकारात्मक दिशा में ये पहल है, अच्छा कार्य हुआ है। कृषि कानून रद्द करने का ऐलान तो ठीक था, लेकिन जिस तरह से बीजेपी सांसद ने एक बार फिर से किसानों के मंचों पर खालिस्तानी और पाकिस्तानी नारों का जिक्र किया, जिस तरह से उन्होंने कहा कि कानून बनते बिगड़ते रहते हैं और जिस तरह से किसान अपनी बाकी मांगों पर ज्यादा उत्साहित हो गए हैं, उससे साफ लगता है कि फिलहाल किसानों और सरकार के बीच चल रहा विवाद थमने में समय लगेगा। दिल्ली से श्रेया और आशुतोष के साथ संतोष शर्मा, लखनऊ, आज तक। नवंबर में ही किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 26 नवंबर को किसान आंदोलन के 1 साल पूरे होने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंदोलन को खत्म करने के लिए कृषि कानूनों को समाप्त करने की घोषणा भी कर दी है, लेकिन किसान अपनी बाकी की मांगों पर अड़ गए। आज संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में किसानों ने यह निर्णय लिया कि वो प्रधानमंत्री मोदी को खुला पत्र लिखेंगे, मांग रखेंगे। किसानों ने यह भी साफ कर दिया कि फिलहाल किसानों के पहले से तय कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं होगा। ओपन लेटर लिखी जाएगी जिसमें जो मांगें बकाया रह गई उसके बारे में जिक्र किया जाएगा। पहले दिन से किसानों ने जो मांगे की है, उनमें से कई मांग आज तक भी उनका समाधान प्रधानमंत्री जी ने नहीं किया। जो बाकी इश्यूज हैं उन पे वो मीटिंग बुलाएं और उनका समाधान करें। जारी है किसानों का प्रदर्शन, जारी है किसानों की बैठकें। तो भले ही पीएम ने तीनों कृषि कानूनों को खत्म करने का ऐलान कर दिया हो, भले ही उन्होंने किसानों को घर जाने की अपील की हो, भले ही उन्होंने किसानों से माफी भी मांग ली हो, लेकिन किसान फिलहाल टस से मस होने के मूड में नहीं है। आज संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई। बैठक में क्या हुआ, सुनिए। आज एसकेएम के मीटिंग में ये भी तय हुआ कि इसके अलावा पहले दिन से किसानों ने जो मांगे की है, उनमें से कई मांग आज तक भी उनका समाधान प्रधानमंत्री जी ने नहीं किया अपने भाषण में। उसमें सबसे बुनियादी सवाल है एमएसपी का गारंटी देने वाला केंद्रीय कानून बनाने का सवाल है। उसके ऊपर कोई ठोस आश्वासन नहीं है और ये पूरे देश का सवाल है, क्योंकि आज 4 लाख से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की कर्जे की वजह से, क्योंकि उनको दाम नहीं मिल रहा। तो ये एक सवाल है। बिजली बिल वापस लेने का सवाल है। आज ये जो हजारों हमारे किसानों के ऊपर गलत केसेस हुए हैं, पुलिस केसेस, इनको वापस लेने का सवाल है। तो ऐसे शहीदों को मुआवजा देने का सवाल है। ये सब केसेस अभी भी जारी है। यानी संयुक्त किसान मोर्चा ने सीधे तौर पर साफ कर दिया है कि भले ही पीएम मोदी ने कृषि कानून खत्म करने का ऐलान किया हो, लेकिन किसान नेता अपने कार्यक्रमों, अपनी पंचायतों को जारी रखेंगे। कि जो प्रोग्राम पहले से तय किए गए हैं एसकेएम की तरफ से वो कंटिन्यू करेंगे, वो बाकायदा जारी रहेंगे। 22 को लखनऊ में किसान पंचायत होगी और 26 का प्रोग्राम सारे बॉर्डर्स पे हर जगह पे वो बड़ी गैदरिंग्स होंगी और 29 का वो जो पार्लियामेंट कूच है वो दैट स्टैंड्स एज इट इज, वो अभी वैसे ही रहेगा।
अब कल यानी सोमवार को लखनऊ में किसानों की विशाल रैली है। 26 नवंबर को आंदोलन के 1 साल होने पर कार्यक्रम है। किसान दिल्ली के सारे बॉर्डर पर कार्यक्रम करेंगे। 28 तारीख को भी एक महापंचायत है। 29 नवंबर को भी ट्रैक्टर रैली का प्लान है। इन कार्यक्रमों के बीच संयुक्त किसान मोर्चा ने तय किया है कि वो पीएम मोदी को एक खुला खत लिखेंगे। इस खत में किसानों की मांगे होंगी, उन किसानों को मुआवजे की मांगे जिनकी आंदोलन के दौरान मौत हुई, एमएसपी पर कानून और पराली के मुद्दे पर दर्ज हुए मुकदमों की वापसी, और ये सब होगा पीएम को लिखी खुली चिट्ठी में। खुली चिट्ठी प्रधानमंत्री को लिखी जाएगी जो मांगे हमारी और रहती हैं। 3 कानून के अलावा जो एमएसपी और पराली पोल्यूशन के ऊपर था, बिजली शोध बिल था और डीजल का 50% करना का है, जो किसान शहीद हुए हैं उनका जो केसेस हैं उनकी बात करिए। इसकी तरह की खुली चिट्ठी प्रेस के थ्रू, मीडिया थ्रू जाएगी। वो प्रधानमंत्री को जो मांगे हमारी रहती हैं उनको पूरा करने के लिए, और जो प्रधानमंत्री ने ऐलान किया है जो बोला है उसमें लीगलाइज करने के लिए कुछ जैसा तरीका भी बरता जा सकता है वो सरकार अपनी तरफ से साफ करे भी। किसान इंतजार करेंगे कि उनके खुले खत का मोदी कैसे जवाब देते हैं। उनकी मांगों पर पीएम क्या कहते हैं, पीएम का जवाब या पीएम की चुप्पी, दोनों पर किसान अपने आगे के निर्णय लेने की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हो कि चिट्ठी का अगर कैसा जवाब आए, कैसा रिएक्शन आए, उस पे डिसाइड होगा कि 29 को जो ट्रैक्टर मार्च है वो जाएगा या नहीं। तमाम बातें कंसिडर होंगी, उस पे तमाम चीजें उस पे निर्भर कर सकती हैं, ऐसा कह सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि किसान और सरकार के बीच मचे द्वंद्व का अंत फिलहाल तो होता नहीं दिख रहा। अलबत्ता कांग्रेस को मौका मिला है। इस लड़ाई के बीच कांग्रेस सांसद पूछ रहे हैं कि बीजेपी केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा को कब बर्खास्त करेगी। मांग नहीं बनती थी, मगर क्या प्रधानमंत्री जी जो 750 किसान अपनी जान गवा बैठे, जो 4 किसानों को गाड़ी तले रौंद के रख दिया, और वो भी इनका जो होम मिनिस्टर है वो अभी भी अपनी गाड़ी और अपनी झंडी वाली गाड़ी में बैठा मजे ले रहा, क्या उसको बर्खास्त करेंगे? अब सोमवार को लखनऊ में किसानों का जमावड़ा है। जाहिर सी बात है कि चुनावी उत्तर प्रदेश में किसानों का ये जमावड़ा बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बन सकता है और विपक्ष को सरकार के विरुद्ध निशाना साधने का मौका भी दे सकता है। दिल्ली से श्रेया और आशुतोष के साथ आज तक ब्यूरो। किसान आंदोलन के बाद अब खबर राजस्थान में गहलोत सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार की। राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार हो चुका है। इस मंत्रिमंडल विस्तार में जाति के गणित को साधने की कोशिश दिखी तो महिलाओं का सशक्तिकरण भी दिखा। लेकिन सबसे विशेष बात जो दिखी वो ये कि मंत्रिमंडल में गहलोत और पायलट दोनों गुट के नेताओं को जगह दी गई, यानी राजस्थान कांग्रेस में सब ठीक रहा। मगर क्या वाकई राजस्थान कांग्रेस में सब कुछ ठीक है या पीछे कुछ और चल रहा है? मैं हेमाराम चौधरी, मैं महेंद्रजीत सिंह मालविया, मैं रामलाल जाट, मैं महेश जोशी, मैं विश्वेंद्र सिंह, मैं रमेश चंद वीना, मैं ममता भूपेश बैरवा, मैं भजनलाल जाटव, मैं टीकाराम जूली, मैं गोविंदराम मेघवाल। तमाम अटकलों, तमाम विरोधाभासों और तमाम बयानबाजियों के बाद आखिरकार गहलोत सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हो गया। जयपुर में राजभवन में गवर्नर कलराज मिश्र ने गहलोत सरकार के 11 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्रियों को शपथ दिलाई। सबसे पहले शपथ ली पायलट गुट के माने जाने वाले हेमाराम चौधरी ने। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। हेमाराम जी, अब नाराजगी दूर हो गई है, इस्तीफा आपने वापस ले लिया है, नहीं लिया है? नहीं, नाराजगी कोई मंत्री पद को लेकर के नहीं थी कि भी मेरे को मंत्री नहीं बनाया, अब मंत्री बना दिया इसलिए मैं राजी हो गया। सचिन पायलट के काफी मजबूत आप अभिभावक की तरह रहे हैं, तो क्या सचिन पायलट ने जोरदार पैरवी की आपके कैबिनेट के लिए? सचिन पायलट साहब ने तो पैरवी की, तभी तो मंत्री बने। बिना पैरवी के तो कोई मंत्री बनता है क्या? गहलोत सरकार के इस मंत्रिमंडल में जाति के गणित को बखूबी साधा गया है। SC/ST के साथ ही महिलाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित की गई है। गहलोत सरकार में 3 महिलाओं को मंत्री बनाया गया है। ममता भूपेश, शकुंतला रावत और जाहिदा खान शामिल हैं इनमें। जाहिदा खान, ममता भूपेश बैरवा सिकराय सीट से विधायक हैं।
वो अनुसूचित समाज से आती हैं और पहले भी गहलोत सरकार में मंत्री रह चुकी हैं। शकुंतला रावत ने भी कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली है। गुर्जर समाज की शकुंतला रावत राजस्थान प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। शकुंतला बानसूर विधानसभा सीट से एमएलए रह चुकी हैं। मुस्लिम समुदाय की जाहिदा खान ने भी राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ली। वो प्रदेश कांग्रेस में कई महत्वपूर्ण पदों पर काम कर चुकी हैं। वो दूसरी बार कामा सीट से विधायक बनी हैं। जाहिदा भरतपुर से ताल्लुक रखती हैं। राजस्थान के शीर्ष नेतृत्व में मुख्यमंत्री महोदय ने जो जिम्मेदारी दी है उसे पूरा करने में से अच्छे से करने का प्रयास किया। नाराजगी थी पार्टी के अंदर, क्या लगता है इसके बाद? कोई नाराजगी नहीं थी, कोई नाराजगी नहीं है पार्टी में। गहलोत सरकार अगले महीने अपने कार्यकाल के 3 साल पूरे करने जा रही है और मंत्रिमंडल में ये पहला फेरबदल है। इस फेरबदल की जरूरत इसलिए भी थी क्योंकि जब से गहलोत सरकार बनी है तब से पायलट गुट और गहलोत गुट के बीच आपसी लड़ाई की खबरें आती रही हैं और इस मंत्रिमंडल विस्तार के बाद ये जताने की कोशिश की गई है कि अब राजस्थान कांग्रेस में सब कुछ ठीक है। ये पूरी कैबिनेट बनी है नई, एक प्रकार से जो 15 लोग नए लिए गए उसके बाद में पूरा मैं समझता हूँ कि SC, ST, OBC, माइनॉरिटी सबको प्रयास किया गया रिफंड देने का। अच्छे ढंग से हुआ है, सब लोग बहुत खुश हैं। विशेष परिस्थितियों में जो ये रिसिपल हुआ है जिस रूप में कुछ जिले में हम नहीं बना पाए, पर हम लोग उन जिलों का विशेष ध्यान रखेंगे। फर्स्ट टाइमर वाला फार्मूला लगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम वाले फार्मूला लगा कि हमारे खाली फर्स्ट टाइम वाले ही MLA हैं। पायलट भी मानते हैं कि राजस्थान कांग्रेस के सारे गिले शिकवे खत्म हो गए हैं और अब जो होगा मिलकर किया जाएगा। जो भी निर्णय कांग्रेस पार्टी में लिए जाते हैं वो AICC और आला कमान हमेशा लेते हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है। जब चुनाव लड़ना है, टिकट वितरण होना है, नेतृत्व कौन करेगा, कौन मंत्री बनेगा नहीं बनेगा, ये शुरू से ही हम कंसल्ट हमेशा करते हैं राज्य की इकाई और AICC। इस बार भी ऐसा हुआ, सब लोगों से चर्चा करी, सबकी बात सुनने के बाद जो सबसे सही रास्ता था, जो पार्टी के हित में था, तेरा मेरा ना करके गुट वुट की बातें आप ही करते हैं, हम लोग कोई करता नहीं है, लेकिन हम लोगों ने जो पार्टी के हित में था उसको किया है ताकि जनता का विश्वास पुनः जीतने में हम लोग कामयाब हो सके। मतलब ये कि कांग्रेस पूरा जोर लगा रही है कि वो ये दिखा सके कि राजस्थान कांग्रेस में अब सब कुछ शानदार है, लेकिन ऐसा लगता नहीं क्योंकि ठीक शपथ वाले दिन ही जौहरी लाल मीणा ने अपना विरोध दर्ज करा दिया। एक तो वो इस बात से नाराज थे कि उन्हें मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली और दूसरी इस बात से कि टीकाराम जूली को मंत्रिमंडल में शामिल क्यों किया गया। उन्होंने टीकाराम जूली पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। हमारे नागौर जिला में टीकाराम जूली ने भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच रखा है। उस आदमी को स्टेट मिनिस्टर से कैबिनेट मंत्री बनाया। यह हमारे दुर्भाग्य, हमारे जिले के दुर्भाग्य। हमारे जिले का आज काला दिवस मनाया जा रहा है। हमारे पूरे MLA खिलाफ है, पूरी जनता खिलाफ है, उसके 10 दलालों के अलावा। मैं चाहता हूं कांग्रेस पार्टी जिंदा हो और कांग्रेस पार्टी को जिंदा करने के लिए ईमानदार, चरित्रवान और अच्छे लोगों के चयन हो, अच्छे लोग कैबिनेट में जाएं और विकास हो। जौहरी लाल मीणा की नाराजगी आगे कांग्रेस के खेमे में कितनी हलचल मचाएगी ये तो बाद की बात है, लेकिन आज की बात यह है कि कांग्रेस ने गहलोत सरकार के मंत्रिमंडल को बदलकर फिलहाल पायलट और गहलोत की आपसी लड़ाई पर मिट्टी डाल दिया है। राजस्थान कांग्रेस में इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं और 1.5 साल बाद ही सही गहलोत मंत्रिमंडल का पुनर्गठन हो गया है। प्रियंका गांधी की मदद से कांग्रेस पार्टी के अंदर बने 2 दल आपस में मिल गए हैं, मगर क्या दिल भी मिले हैं, यह देखना दिलचस्प होगा। सबसे बड़ा सवाल है कि सचिन पायलट का क्या होगा, सचिन पायलट की भूमिका क्या होगी, क्योंकि राजस्थान में लड़ाई मंत्री बनने के लिए नहीं थी, राजस्थान में लड़ाई तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री के लिए है। कैमरामैन की शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक। लंबी जद्दोजहद, पर्दे के पीछे बातचीत, राजनीतिक हिसाब किताब लगाने के बाद राजस्थान में कांग्रेस एक फॉर्मूले पर पहुंचने में सफल रही। अशोक गहलोत, सचिन पायलट खेमे के बीच खींची तलवार म्यान में लौट आई। आज गहलोत कैबिनेट का विस्तार हो गया, तो क्या आगे सब कुछ ठीक ठाक होगा? ऐसे ही कई सारे सवालों को हमारे सहयोगी शरद कुमार ने सचिन पायलट से पूछा। हमारे साथ हैं सचिन पायलट, राजस्थान के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व उप मुख्यमंत्री। पायलट साहब, जो लड़ाई आपने शुरू की थी उसमें सुनवाई हुई है या लड़ाई जारी रहेगी? लड़ाई किसी से करी नहीं, सुझाव अपने दिए थे कि हमारी पार्टी, हमारी सरकार
और बेहतर काम करे, ताकि जो पार्टी प्रदेश में बनी हुई है कि हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन होता है, कांग्रेस जीतती है, फिर बीजेपी जीतती है, फिर कांग्रेस जीतती है, फिर बीजेपी जीतती है। उस परिपाटी को तोड़ने के लिए ये जरूरी है कि हम कुछ अलग करें, एक नया संदेश लेकर जाएं। और मुझे खुशी है कि प्रदेश की सरकार ने, एआईसीसी ने, सोनिया गांधी जी ने, राहुल जी, प्रियंका जी ने संज्ञान लेकर कुछ कदम उठाए हैं। और इस सरकार का जो पुनर्गठन अब हो रहा है और कल हुआ था रिशफल वगैरह, वो इसी दिशा की तरफ एक कदम है। तो मुझे खुशी है कि हम लोगों ने जो मुद्दे उठाए थे उसका संज्ञान लेकर एक सकारात्मक पहल अब यहाँ से हुई है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में जिस प्रकार बीजेपी हाशिए पे जा रही है हर जगह, खासकर राजस्थान में, उसका 23 में पूरा अंजाम आएगा और दोबारा कांग्रेस की सरकार यहाँ बनेगी। सब मिलकर लड़े हैं और मिलकर ही लड़ेंगे और मिलकर ही जीतेंगे। और बाय द वे, हम जीतेंगे तब जब मिलकर ही रहेंगे, ये बात सब जानते हैं। इसलिए अच्छी पहल हुई है और मुझे लगता है कि अच्छे परिणाम इस बात के आएंगे। जीतेंगे तभी जब मिलकर रहेंगे। लेकिन सचिन पायलट की भूमिका क्या होगी? क्या राजस्थान में रहेंगे, केंद्र में जाएंगे? इन सचिन पायलट के समर्थक मुख्यमंत्री भी देखना चाहते हैं उनको। शायद जो भी निर्णय पार्टी लेगी, और अब तक जो लिया है, मैं पिछले 20 साल से कांग्रेस पार्टी में काम कर रहा हूं, मुझे दिल्ली हो, जयपुर हो, केंद्र हो, राज्य हो, जहां जो जिम्मेदारी दी है मैंने पूरी निष्ठा से उसको निभाया है। और 5 साल जब यहाँ राजस्थान में हम सिर्फ 20 विधायक रह गए थे 200 में से, उस समय हम लोगों ने काम करना शुरू किया। उस समय हमारा दलित समाज, जो हमारी एससी की सीटें हैं, हम एक सीट नहीं जीत पाए थे उस टाइम 30-35 सीटों में से। आज हम इस मुकाम पहुंचे कि हम अधिकांश सीटें जीत रहे हैं। तो वो जो वर्ग हमसे छट गया था वो हम वापस हमसे जुड़ा है। वो 5 साल की सबकी मेहनत थी। और जहां तक मेरा सवाल है, मैंने पहले भी कहा, मैं कांग्रेस प्रेसिडेंट से मिला हूं, जो भी निर्णय मेरे बारे में लेंगे हमको स्वीकार होगा और पूरी शिद्दत से, पूरी ताकत से हम काम करेंगे। ये बात इसलिए उठ रही है कि देखिए, आप बार बार मांग कर रहे थे दलित कोई कैबिनेट नहीं है, 4 दे दिए गए। इसके अलावा बड़ी संख्या में आपने ओबीसी जाटों को रखवाया है, मीणा जाति का रखवाया है। तो क्या सचिन पायलट अपना, मैंने किसी को नहीं रखवाया, देखिए ये कांग्रेस पार्टी ने रखवाया। देखिए, गुट तो माना जा रहा है, इसलिए आप मना करें। हमारी तरफ से तो जो खबरें आ रही हैं, अब खबरें आप पता नहीं कौन आपको देता है, लेकिन मैंने किसी का कुछ नहीं किया। जो सुझाव और सजेशन मांगे थे, फीडबैक, वो हमने पार्टी को दिया। मैंने नहीं, सब लोगों ने दिया है। और उस पर एक सकारात्मक उन्होंने कदम उठाया। जैसा आपने कहा, किसान वर्ग है, दलित वर्ग है, ट्राइबल वर्ग है, महिलाएं हैं, अल्पसंख्यक है, ओबीसी है, एसबीसी है, इन सब लोगों ने अधिक मात्रा में कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया था 3 साल पहले। तो उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। और ये फीडबैक हम आज से नहीं, मैं तो बहुत पहले से दे रहा था, लेकिन अब मंत्रिमंडल में किया है और संगठन में भी करेंगे। और यही कांग्रेस पार्टी की नींव है, ये कांग्रेस पार्टी का सपोर्ट बेस है। इसको हम लोग जब तक ताकतवर नहीं बनाएंगे तब तक हम आगे वाली लड़ाई कैसे लड़ सकते हैं। इस पूरे जो गठन हुआ है, पुनर्गठन हुआ है, उसमें कांग्रेस आलाकमान की छाया दिख रही है कि कांग्रेस आलाकमान ने प्रियंका गांधी की छाया दिख रही है। आपको लगता है प्रियंका गांधी के पहल से हुआ है सब? इसमें छाया की बात नहीं है। राष्ट्रीय पार्टी है, जो भी निर्णय कांग्रेस पार्टी में लिए जाते हैं वो एआईसीसी और आलाकमान हमेशा लेते हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है। जब चुनाव लड़ना है, टिकट वितरण होना है, नेतृत्व कौन करेगा, कौन मंत्री बनेगा, नहीं बनेगा, ये शुरू से ही हम कंसल्ट हमेशा करते हैं, राज्य की इकाई और एआईसीसी। इस बार भी ऐसा हुआ, सब लोगों से चर्चा करी, सबकी बात सुनने के बाद जो सबसे सही रास्ता था, जो पार्टी के हित में था, तेरा मेरा ना करके गुट वुट की बात यहाँ पे करते हैं, हम लोग कोई करता नहीं है। लेकिन हम लोगों ने जो पार्टी के हित में था उसको किया है, ताकि जनता का विश्वास पुनः जीतने में हम लोग कामयाब हो सके। अब खबर उस जोड़ी की जिसने विरोधियों की नींद उड़ा दी। जी हां, आज एक तस्वीर बहुत तेजी से वायरल हुई। ये तस्वीर थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। मुख्यमंत्री योगी के कंधे पर प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से हाथ रखा हुआ है, वो ये बताने के लिए काफी है कि उत्तर प्रदेश में योगी मोदी की जोड़ी अपना कमाल दिखाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मोदी को योगी पर पूरा विश्वास है। आज योगी जी खुद कड़ी मेहनत कर रहे हैं। नए भारत का सपना है, जीत का संकल्प है। यूपी की सियासत में इन तस्वीरों के संदेश प्रबल हैं, क्योंकि इस संदेश में छिपी है विजय अभियान की वो नीति जो विपक्ष की हर रणनीति का जवाब है। सीएम योगी के कंधे पर पीएम मोदी का हाथ है। ये विरोधियों के हमलों का पूरा हिसाब है। तस्वीरों के साथ कविता में भी बड़ा संदेश है। जीत की जिद से विजय अभियान आगे बढ़ाने का आदेश है। यही वजह है कि जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा की तो देखते ही देखते सियासी हलकों में बड़ी हलचल मची। हर कोई अपने हिसाब से तस्वीर की व्याख्या तलाशने लगा।
बीजेपी ने जीत की सीख बताया तो विपक्ष ने चुनावी रणनीति। लेकिन इन तस्वीरों के अलग अलग संदर्भ का पूरा सार यही है कि यूपी में बीजेपी की जीत के लिए ये साथ ही सबसे सही है। और इसीलिए पीएम मोदी बार बार योगी आदित्यनाथ पर भरोसा जताते रहे हैं, योगी को यूपी के विकास की नाव का खेवैया बताते रहे हैं। आज मेक इन इंडिया के लिए यूपी पसंदीदा जगह बन रहा है। इसका एक बड़ा कारण है यूपी में योगी जी की सरकार द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस। मुझे भी कई बार सोचना पड़ता है कि यूपी के कौन से विकास कार्यों की चर्चा करूं, कौन से कार्यों की चर्चा छोड़ दूं। ये सब योगी जी के नेतृत्व और यूपी सरकार की कार्यनिष्ठा का कमाल है। आज योगी जी खुद कड़ी मेहनत कर रहे हैं। काशी के लोग तो देखते ही हैं कैसे योगी जी लगातार यहां आते हैं, एक एक विकास योजना की समीक्षा करते हैं, खुद ऊर्जा लगाकर कामों को गति देते हैं। यूपी की सियासत के लिए ये सिर्फ तस्वीर नहीं है, बल्कि इस तस्वीर से चुनावी रणनीति का खाका भी बिल्कुल साफ है। पीएम मोदी को योगी पर पूरा विश्वास है और योगी के चेहरे पर दोबारा जीत की आस है। हर योजना, हर मिशन में योगी जी के यूपी ने देश के लक्ष्यों को हासिल करने में अग्रणी भूमिका निभाई है। चुनावी माहौल में इन तस्वीरों के बड़े मायने हैं। इन तस्वीरों ने सीएम योगी का कद भी बढ़ाया है और उनकी साख को मजबूत भी बनाया है। इन तस्वीरों ने ये साफ कर दिया है कि मोदी योगी की जोड़ी उत्तर प्रदेश के भविष्य की जोड़ी है, जिसके विजन में विकास है। डबल इंजन के दम पर यूपी को और आगे ले जाने का प्रयास है। नेगेटिविटी भरे उस माहौल से राज्य को पॉजिटिविटी की तरफ लाना, हताशा, निराशा, उससे अलग करके उम्मीद की किरण जगाने का काम योगी सरकार ने किया है। वे बधाई के पात्र हैं। यूं तो तस्वीरें राजभवन के गलियारे की हैं, लेकिन इन तस्वीरों के सहारे संदेश यूपी की गलियों गलियों तक पहुंचा है। यही वजह है कि तस्वीर आते ही विपक्ष ने बीजेपी पर हमला बोला है। दुनिया की खातिर सियासत में कभी यूं भी करना पड़ता है। बेमन से कंधे पर रख हाथ, कुछ कदम संग चलना पड़ता है। भले ही शायराना अंदाज में अखिलेश इन तस्वीरों पर तंज मार रहे हों, मोदी योगी की इन तस्वीरों को चुनावी दांव मान रहे हों, लेकिन इन तस्वीरों की ताकत का एहसास सभी को है। इन तस्वीरों से चुनावी लड़ाई की चुनौती बढ़ने का आभास सभी को है। भ्रष्टाचार पर नियंत्रण लगाकर योगी जी ने बड़े से बड़ा निवेश लाने और छोटे से छोटे उद्यमी के लिए व्यापार को सुलभ बनाने का काम किया है। किसान हो या नौजवान हो, महिलाएं हो या पीड़ित, शोषित, वंचित वर्ग हो, सभी के उत्थान के लिए संकल्पबद्ध होकर योगी जी की सरकार आपकी सेवा में डूबी हुई है। मोदी ने कंधे पर हाथ रखकर चुनावी मैदान में योगी को बढ़ा दिया है। यूपी में बीजेपी का जीत का परचम थमा दिया है। लखनऊ से संतोष शर्मा के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक। सीएम योगी के साथ पीएम मोदी की ये तस्वीर वायरल हुई तो इस याराने पर राजनीति जमकर भड़क गई। बीजेपी ने तस्वीर का अपना अर्थ बताया तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने अपने अपने अर्थ निकाल लिए। सारे अर्थ जब एक दूसरे से टकराए तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में अचानक से हलचल बढ़ गई। उनका माथा देख रहे हैं,
चिंताओं की लकीर दिख रही है, मायूसी दिख रही है आपको? देखो अब तुमसे ना हो पाएगा, आएंगे तो अखिलेश। मोदी जी और योगी जी की जो हिट जोड़ी है वो सारी विपक्षी पार्टियों को काम तमाम करने के लिए पर्याप्त है। एक तस्वीर ने यूपी की सियासत में यूं हलचल मचाई कि किसी के माथे पर चिंता की लकीरें नजर आई तो किसी ने विरोध में दी काम की दुहाई और किसी को मोदी योगी की जोड़ी सुपर हिट नजर आई। किसी ने पीएम मोदी और योगी के राजनीतिक रिश्तों का विश्लेषण किया और किसी ने नए नए आरोपों का प्रक्षेपण किया। कहा कुछ भी, लेकिन ये बात तो साफ है कि मोदी योगी की इस जोड़ी से विरोधियों के सामने चुनौतियां बेहिसाब हैं। यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ ने जैसे ही ये तस्वीर ट्वीट की, विपक्ष की ओर से हमलों की बौछार हो गई। उनका माथा देख रहे हैं, चिंताओं की लकीर दिख रही है, मायूसी दिख रही है आपको? यह स्पष्ट हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में हार रही है और जिस तरह की चिंताएं उनके चेहरे पर, उनकी मायूसी उनके चेहरे पर, जो स्पष्टता उनके चेहरे पर दिखाई दे रही है। 2 दिवसीय उत्तर प्रदेश और लखनऊ के प्रधानमंत्री दौरे के बाद उन्होंने जब समाजवादी काम देखा तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बता रहे हैं कि देखो अब तुमसे ना हो पाएगा, आएंगे तो अखिलेश। विपक्ष के आरोप कुछ भी हो, लेकिन इन तस्वीरों से बीजेपी की रणनीति साफ है। बीजेपी सरकार के कामों का हिसाब है, योगी का चेहरा है, मोदी का विश्वास है और इसी विश्वास के बल पर बीजेपी यूपी के चुनावी रण के लिए तैयार है ताकि प्रदेश में दोबारा कमल खिलाया जा सके, बीजेपी को प्रचंड बहुमत दिलाया जा सके। योगी के चेहरे पर बीजेपी के दो बड़े दांव हैं। पहला यूपी में 2022 की लड़ाई है और फिर 24 का लोकसभा वाला चुनाव है। बीते दिनों अमित शाह ने इस रणनीति को लखनऊ से मंच से साझा किया था। मोदी को 2024 में पीएम बनाने के लिए योगी आदित्यनाथ की जीत का वादा लिया था। 2022 में फिर से हम 300 पार करने वाले हैं और योगी जी के नेतृत्व में नल से जल की योजना भी यहां समाप्त हो गई। योगी खुद भी जानते हैं कि पीएम मोदी के मिशन को बढ़ाने के लिए विधानसभा में बड़ी जीत जरूरी है। यही वजह है कि योगी अपने कंधों पर जीत का जिम्मा उठा रहे हैं, लोगों के बीच पहुंचकर केंद्र सरकार की योजनाओं का फायदा गिना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सही मायने में देश के विकास, देश के राजनीतिक एजेंडे को उन्होंने बदला। जो देश की राजनीति 1947 में जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा और परिवार और वंश तक सीमित थी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसे गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके के लिए पहुंचाया। लेकिन योगी आदित्यनाथ के इन प्रयासों के बीच विपक्ष का हमला जारी है। विकास, कानून, रोजगार को लेकर सवाल भी भारी हैं। आप निकल पड़े हैं या आपको निकाला जा रहा है योगी जी? ये तो भाजपा और नरेंद्र मोदी जी और समय ही बताएगा। सच ये है कि उत्तर प्रदेश की जो हालत आपने कर दी है उसमें तो ऐसा लगता है कि आपको निकाला ही जा रहा है, जनता ही निकाल देगी। लेकिन बीजेपी का दावा है कि विपक्ष के सारे हमले हवा हवाई हैं। बीजेपी के सामने विरोधियों में बस आपस में ही लड़ाई है और अब इस तस्वीर के जरिए बीजेपी ने यूपी में जीत की ओर बढ़त का बड़ा संदेश दिया है। मोदी और योगी के साथ ही विरोधियों के हमले का जवाब दिया है। संतोष शर्मा और समर्थ श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। ऐसा पहली बार नहीं है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर विश्वास जताया हो। पिछले कुछ महीनों में यह देखा गया है कि पीएम मोदी ने कदम कदम पर योगी आदित्यनाथ पर विश्वास जताया। कई कार्यक्रमों में खुले मंच से योगी आदित्यनाथ की पीएम मोदी ने जमकर तारीफ की। हर एक शब्द में भरोसा है, विश्वास है, उम्मीदें हैं और जीत की आस है। एक एक बयान से साफ है कि यूपी में सीएम योगी का काम पीएम मोदी को पसंद है और इसीलिए यूपी में जीत के लिए योगी का चेहरा ही सबसे भरोसेमंद है।
भले ही अभी चर्चा पीएम मोदी और योगी की इन तस्वीरों की हो रही हो, लेकिन दोनों नेताओं की केमिस्ट्री नई नहीं है। विकास की बात हो या जनता का विश्वास हो, योगी आदित्यनाथ हमेशा ही पीएम मोदी के पैमानों पर खरे उतरे हैं। यही वजह है कि चुनावी माहौल में पीएम मोदी जब भी यूपी आते हैं, जनता के बीच योगी सरकार के काम गिनाते हैं और इसी काम के दम पर बीजेपी की जीत का भरोसा जताते हैं। योगी जी ने बिना बोले अपने आचरण से सिद्ध कर दिया कि ये सब मान्यताएं गलत होती हैं। आधुनिक युग ऐसा हो नहीं सकता और इसलिए मैं योगी जी को हृदय से बधाई देता हूं। बात चाहे यूपी में जमीनी बदलाव की हो, कानून व्यवस्था की हो या योजनाओं की हो, योगी हर काम को लेकर तेजी से आगे बढ़े और पीएम मोदी की नजरों में जीत की गारंटी भी बने। किसान हो या नौजवान हो, महिलाएं हो या पीड़ित, शोषित, वंचित वर्ग हो, सभी के उत्थान के लिए संकल्पबद्ध होकर योगी जी की सरकार आपकी सेवा में डूबी हुई है। मोदी योगी के इस समीकरण को ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिस दौर में बीजेपी ने कई राज्यों में अपने सीएम बदले, उत्तराखंड, गुजरात, कर्नाटक में सरकार के चेहरे बदले, वहीं योगी के नाम पर पीएम मोदी ने भरोसा कायम रखा। यूपी के यशस्वी, ऊर्जावान और कर्मठ मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, योगी के कंधों पर देश के सबसे बड़े सियासी सूबे में जीत की जिम्मेदारी है। ऐसे में योगी भी भाषणों में पीएम मोदी की योजनाओं का गुणगान कर रहे हैं, जीत के लिए विकास के कामों का दम भर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इस मार्गदर्शन के लिए और घोषणा के लिए एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। अब इन तस्वीरों से भी साफ हो गया है कि अगले चुनाव में एक बार फिर मोदी योगी की जोड़ी सबके सामने होगी। बीते दिनों ऐसी भी खबरें आईं कि योगी के कामकाज से केंद्रीय नेतृत्व नाराज है। ऐसी खबरों को आधार बनाकर विपक्ष ने बीजेपी पर हमला भी बोला। पर इन खबरों के बीच जब मोदी यूपी पहुंचे तो योगी की तारीफ कर सबको जवाब दे दिया। हताशा, निराशा उससे अलग करके उम्मीद की किरण जगाने का काम योगी सरकार ने किया है। साफ है कि बीजेपी मोदी योगी की जुगलबंदी से यूपी में जीत का रोड मैप तैयार कर रही है, ताकि एक बार फिर यूपी की सत्ता हासिल कर 2024 के लोकसभा चुनाव की लड़ाई को आसान बनाया जा सके। लखनऊ से संतोष शर्मा, समर्थ श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, आज तक। और अब खबर देहरादून के शहीद दीपक नैनवाल से जुड़ी। उनकी पत्नी ज्योति नैनवाल भी सेना में ऑफिसर बन गई। अब वो देश की सेवा करेंगी। दीपक नैनवाल 2018 में शहीद हुए थे, तभी उनकी पत्नी ज्योति ने सेना में जाकर राष्ट्र सेवा करने का निर्णय लिया था। एक प्रण है राष्ट्र रक्षा का, एक वादा है अपने वतन से कि जान देंगे पर तिरंगे की शान नहीं मिटने देंगे। वतन की मिट्टी की रक्षा की कसम खाने वालों का ये जोश है, जुनून है। भारतीय सेना की इन्हीं ऑफिसर में से एक हैं ज्योति नैनवाल। हमें सिखाती है कि कभी गिव अप नहीं करना है और गिव अप ना करो तो हम आगे बढ़ते जाते हैं। ट्रेनिंग बहुत इजी हो जाती है। और ये है सर मेरे जिनके कर्नल एमपी सर, इनकी गाइडेंस से मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। कौन भूल सकता है देहरादून की रहने वाली ज्योति नैनवाल को। इन्होंने 2018 में अपने पति नायक दीपक नैनवाल को खोया था। कुलगाम में हुए आतंकी हमले में दीपक नैनवाल गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे।
10 दिनों तक जिंदगी मौत की जंग लड़ते लड़ते वो रुला गए, हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह गए थे। एक वो वक्त था जब पूरे नैनवाल परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। इसके बाद भी ज्योति नैनवाल ने हिम्मत नहीं हारी। इन्होंने अपने हमसफर का सपना पूरा करने की जिद ठान ली। ज्योति ने अपने आंसू पोंछते हुए वादा किया था कि जिस मातृभूमि की रक्षा में नायक दीपक ने जान गंवा दी, वो फर्ज अब खुद निभाएंगी। चेन्नई के ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में ज्योति नैनवाल की ट्रेनिंग चल रही थी। एक दिन पहले ही वो पल भी आ गया जब इनको जिम्मेदारी सौंपी गई। एकेडमी से पास आउट होने के बाद अब वो महार रेजिमेंट का हिस्सा हैं। जब मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल में थे उस समय मुझे रियलाइज हुआ कि आर्मी कितनी ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजेशन है, ये कैसे अपने सोल्जर और उनकी फैमिलीज का ध्यान रखती है। सो आफ्टर दैट आई डिसाइडेड टू ज्वाइन आर्मी और इसमें मेरे को मेरी रेजिमेंट ने पूरी हेल्प करी। महार रेजिमेंट मेरे साथ हर एक स्टेप में खड़ी रही और उन्होंने मुझे आज इस काबिल बनाया जो मैं यहाँ तक पहुँच पाई। ज्योति अपने 2 मासूम बच्चों के साथ राष्ट्र रक्षा का वादा कर रही हैं। इन मासूम बच्चों ने अपना पिता खोया था, लेकिन अब वही मासूम आर्मी में जाने का ख्वाब देख रहे हैं। शहीद दीपक नैनवाल के इन 2 बच्चों में भी वही जज्बा है। Very proud on my mother, but first she was just simple and she was not doing things like she was not able to run. But after my father, my grandmother, Nani gave her the power to do it, and she always used to say her कि ज्योति तो कभी भी अपनी जिंदगी में पीछे मत हटना, आगे बढ़ते रहना। So that I also listened. So I then also said that I will become army doctor, mama, and I will make you feel proud on me also. सलाम है ज्योति नैनवाल को जो अब एक मिसाल हैं। सलामी है इनके हौसले को और चेतावनी है देश के दुश्मनों को। ऐसे ही वीर वीरांगनाओं की बदौलत देश महफूज है। आज तक ब्यूरो।